हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम डिस्कस कर रहे थे आपका एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की एक क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, आज आपकी दूसरी क्लास है, पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास को जरूर देख लें ताकि आप आज की क्लास से कनेक्ट कर पाए। यहाँ पर हम यूपी स्पेशल सीरीज में जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी स्पेशल का पोर्शन यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास को आपको 3 पार्ट में बांटकर पढ़ना है। एक, आपको एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करना होगा उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, आपको मिडिवल हिस्ट्री को कवर करना होगा और तीसरा, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना होगा। तो आपको बता दें कि अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री की एक क्लास आपकी आ चुकी है, आज आपकी दूसरी क्लास है। देखिए, ये सभी चीज़ें हमने पहली क्लास में आपकी डिस्कस की थी। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास का हम फिर से देते हैं और फिर अभी हम अपना आगे का स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, गंगा के मैदान में स्थित है और ये क्या कहलाता था, मध्य देश। मध्य देश जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश है। मध्य देश में कौन सा आते थे, तो मध्य देश में पहले आपका कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल महाजनपद स्थापित थे। तो ये सारे जो महाजनपद हैं ये उत्तर प्रदेश के एरिया में आते थे। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से अभिन्न संबंध रहा है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा जिसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। देखिए, यहाँ आपका एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, प्राचीन काल, और टू द पॉइंट यहाँ पर हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये सब आपका लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आप आज की क्लास से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और ये क्लास आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी यूपी स्पेशल की, तो वहाँ से जाकर आप इजीली देख सकते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक हम लास्ट क्लास में आपका डिस्कस कर लिए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल ये अभी हमें समझना है। देखिए, जैन धर्म के 5 तीर्थकरों, प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थकर भगवान अजीतनाथ, चतुर्थ तीर्थकर भगवान अभिनंदन नाथ और पंचम तीर्थकर भगवान सुमतिनाथ तथा 14वें तीर्थकर भगवान अनंतनाथ का जन्म स्थल अयोध्या था। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थकर हैं जिनका जन्म स्थल अयोध्या था। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैन धर्म के ऐसे 5 तीर्थकर हैं जिनका जन्म स्थल कहाँ था, अयोध्या था। और ये कौन कौन से हैं, एक आपका देखिए प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ थे, तो इनका भी जन्म स्थल अयोध्या था। फिर दूसरे तीर्थकर हैं भगवान अजीतनाथ, इनका भी जन्म स्थल अयोध्या था। फिर चौथे तीर्थकर हैं आपके भगवान अभिनंदन नाथ, 5वें तीर्थकर हैं भगवान सुमतिनाथ और 14वें तीर्थकर हैं भगवान अनंतनाथ। इन सभी का जन्म स्थल कहाँ पर था, अयोध्या में। तो इस पॉइंट को यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा सप्तम तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म स्थल काशी वाराणसी था। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं जिनका जन्म स्थान काशी या वाराणसी था। तो ऐसे 2 तीर्थकर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक तो सप्तम तीर्थकर हैं भगवान पार्श्वनाथ और आपके एक 23वें तीर्थकर हैं भगवान पार्श्वनाथ। ये आपके भगवान सुपार्श्वनाथ है और ये पार्श्वनाथ है, इनका जन्म स्थल काशी था। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोशा 6ठे तीर्थकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। इसके अलावा श्रावस्ती, अगर बात करें श्रावस्ती
तो श्रावस्ती तृतीय तीर्थकर थे भगवान संभवनाथ। भगवान संभवनाथ एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित स्थल था। कौन सा? श्रावस्ती। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। तो देवगढ़ किससे संबंधित है? देवगढ़ आप देख पा रहे हैं कि देवताओं के किले के रूप में ये प्रसिद्ध है और प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला के लिए देवगढ़ प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक जैन तीर्थ स्थल है आपका महोबा। तो महोबा क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका काकंडी। काकंडी देवरिया। देखिए, 90 तीर्थकर भगवान सुविधि नाथ का निवास स्थल था। तो यहाँ पर हमने जैन धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखा जिन्हें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और टू द पॉइंट चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इन फैक्ट्स को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख कहाँ पर उत्कीर्ण है और किसने इसे उत्कीर्ण कराया था? तो आप देख पा रहे हैं कि प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित, इसको हरिसेन ने बनवाया था। कहाँ पर? अशोक स्तंभ पर। क्या? समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख। इसके अलावा काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। आपको यहाँ पर जो भी राजधानी बताई जाए उनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये मैचिंग द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। इसके अलावा एटा जिले के कटिंगरा गांव से ईसा पूर्व 200 से 600 ईस्वी काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गढ़वा प्रयागराज से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पुष्यमित्रों और हूनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद को पराजित किया था। तो आप देख पा रहे हैं चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और गढ़वाल नरेश थे जयचंद, जहां पर मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। कहाँ का? ये कन्नौज का शासक था। इसके अलावा देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्ति कला के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। इसके अलावा दशावतार मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। जहां अन्य मंदिरों में केवल एक मंडप होता था, उसके विपरीत इसमें 4 मंडप हैं। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिछत्र भुक्ति के मरकट सागर गांव को कर मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। गुप्तकालीन मंदिरों में भित्रगांव का मंदिर ईंटों से बनवाया गया था। यह मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसकी विशेषता शिखर का होना तथा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इसकी छत पिरामिड कार है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहाँ से कुषाणों के सिक्के काफी मात्रा में मिले हैं। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबंधित रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। मथुरा शासक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। मथुरा साटक। यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत की सर्वाविस्तारवादी विचारधारा का उद्भव एवं विकास हुआ। संभवतः मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी।
इसके अलावा 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मथुरा के मंदिरों का ध्वंस कर लूटपाट की थी। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर को नष्ट किया था। राजघाट से उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु थी। यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली पुत गोशाल की जन्मभूमि भी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में संकिसा पांचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या को अनुमति दी थी एवं प्रजापति गौतमी दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी, जो कि बुद्ध की सौतेली माता थी। संकिसा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्राचीन काल में इसी पत्तन मिगदाव के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। अशोक ने सारनाथ में सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया था। इसी सिंह शीर्ष स्तंभ के शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। हेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धमेक स्तूप हैं। फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख भी किया है। सोहगोरा से उत्तरी काले पोलिसदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा हस्तिनापुर मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर से ऊपरी गंगा घाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। यहाँ से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य भी मिले हैं। हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, योद्धाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हस्तिनापुर की स्थापना हस्तनी नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी थी। हड़प्पा युगीन अवशेष हुलास से मिले हैं। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों के नाम आपको याद रखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन से काल के अवशेष कहाँ से, कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के तथा कुषाणों के ताम्र सिक्के भी मिले हैं। यहीं से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्ना अवशेष, तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि में उत्कीर्ण मोहरे, हाथीदांत की कंघी तथा मोहरे छापे भी प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने इन्हें डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिडिवल हिस्ट्री उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपका मध्यकाल मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। इसे भी हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।